Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मेडी टॉक में। और आज का मेडी टॉक आप दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी इसलिए खास है क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में है प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन कुमार शाढ़ा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करें उससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एमडी आपने एम्स दिल्ली से की हो, डीएम आप पीजीआई चंडीगढ़ से हैं। उसके अलावा कई जो कहते हैं कि हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं उनके बहुत बड़े जानकार हैं और निश्चित रूप से आप लोग भी जानते होंगे। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करें उससे पहले मैं कुछ सर के बारे में और चीजें बताना चाहूंगा। पवन सर पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने 30,000 से ज्यादा एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी कर दी है। स्ट्रोक की रोकथाम के लिए जो राजस्थान के सरकारी अस्पताल थे उसमें पहला लेफ्ट एट्रियल अपेंडिज क्लोजर किया। इसके अलावा एसजीपीडीए और ऊंचाई साइनस ऑफ वात्सल्य जैसे होल इन हार्ट डिवाइस क्लोजर में आपने खूब काम किया है। इसके अलावा जोधपुर में पहला पीडीए डिवाइस क्लोजर सफलतापूर्वक किया। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की बात करें तो उसमें फेफड़ों की पहली एंजियोप्लास्टी डॉक्टर पवन कुमार शाढ़ा ने की। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स बाइफिकेशन, मल्टीवेसनल एंजियोप्लास्टी और रेडियल एंजियोप्लास्टी में भी आप स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। पश्चिमी राजस्थान में 20 दिन के नवजात शिशु में पहला पेसमेकर आपने लगाया। उसके अलावा जोधपुर में ऐसे कई काम हैं जो करने वाले पवन जी शाढ़ा हैं। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के सरकारी अस्पताल में दुनिया का सबसे छोटा पेस मेकर लगाने वाले आप पहले डॉक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और निश्चित रूप से ये शो दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहला सवाल, आप पहले हम हार्ट पे जाते हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट बनने का आपके मन में कब ख्याल आया? मेरे कार्डियोलॉजिस्ट बनने के दो प्रमुख कारण थे जी। पहला कि मेरी जो दादी थी उनको एक पीड़िया नाम की बीमारी थी जिसमें एक हार्ट में एक होल होता है और उस जमाने में इतने साधन नहीं होते थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो बीमारी अनट्रीटेड रही एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ पीडीए। तो मन में एक ख्याल आया कि हाँ, हार्ट का डॉक्टर बनना चाहिए। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि जोधपुर का जो सबसे पहला पीडीए डिवाइस क्लोजर है वो भी मैंने ही किया था। लेकिन फिर मैंने एक मिशन भी बना लिया था, जितने बच्चे मेरी लाइफ में आएंगे पीडीए के, अगर किसी के पास फाइनेंसेस नहीं भी होंगे तो भी इस बीमारी का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करूंगा। दूसरा, कार्डियोलॉजी के बारे में, इस ब्रांच के बारे में क्या खासियत है कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति के लाइफ में इमीडिएट और एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो, जहां पर आप सेकंडों में किसी की जान बचा सकते हो। ये इस ब्रांच की खासियत है। तो इस चीज ने भी मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूं। एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ और फिर जोधपुर, कैसा लगता है आपको जो आपने सोचा था कि कार्डियोलॉजिस्ट बन के जिस तरह की मदद करनी आप लोगों को कर रहे हैं, कैसी खुशी होती है? बिल्कुल सर, क्योंकि मैं ओरिजिनली नागौर से बिलोंग करता हूँ। तो जोधपुर जब मैं आया था आज के 14 साल पहले, तब काफी खाली एरिया था, बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, बहुत ज्यादा काम नहीं होता था यहाँ पर। ऑल्दो मुझसे पहले भी कुछ कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया था,
बट जब हम 2013 में मैं यहाँ आया था तब हमने काफ़ी सारा अच्छा काम किया, कई नए प्रोसीजर्स यहाँ पर हमने हमारे बाकी कलीग्स की हेल्प से यहाँ पर शुरू किए थे जोधपुर में। एमडीएम अस्पताल में आपने रहते हुए खूब काम किया, मतलब कहते हैं कि कई लोगों को आपने जीवन दिया और कई नई नई चीजें भी वहां की। अब आगे बढ़ते हैं। पहला मेरा सवाल सबसे बड़ा कि आज अगर हम देश की बात करें, भारत की बात करें, तो हृदय रोग के ये गंभीर बीमारी कहने लगे हैं इसको, क्या कारण है? सर गंभीर बीमारी तो इसलिए है कि आज भी भारत हो चाहे दुनिया हो जी, अगर हम देखें तो 1/3 लोग जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से उनकी डेथ होती है। बिल्कुल। और अगर हम इस बीमारी की प्रिविलेंस की बात करें तो जो फ्रेमिंगम स्टडी है जिसको कोट किया जाता है वो ये कहती है कि 40 साल के बाद 2 में से 1 आदमी को और 3 में से 1 फीमेल को हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। सो इस बीमारी की प्रिविलेंस भी काफी ज्यादा है, प्लस इसकी एक अपनी मोर्टेलिटी है। इसलिए बीमारी निश्चित रूप से गंभीर बीमारियों की श्रेणी में आती है। ऑल्दो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति समय रहता आता है तो उसका अच्छा इलाज किया जा सकता है। बात करें जैसे गंभीर बीमारी, आपने बताया कि 3 में से 2 और महिलाओं में 3 में से 1 की चांसेस रहते हैं। मैंने ऐसा पढ़ा भी है कई जगह कि पिछले 10 से 15 वर्षों में ये ज्यादा फैला है। इसका कोई खास स्पेसिफिक रीजन? सर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे साउथ एशिया में पर्टिकुलर लाइक इंडियंस, हमारे यहाँ पे जो ये बीमारी होती है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन की तुलना में 1 डिकेड अर्लियर होती है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। कुछ हमारा जेनेटिक मेकअप भी ऐसा है कि ये बीमारी हमारे यहाँ पे 1 डिकेड अर्लियर होती है। प्लस पिछले 15-20 सालों में हमारे लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आया है, चाहे वो जंक फूड के रूप में हो, चाहे वो स्ट्रेस के रूप में हो, चाहे जो इंक्रीजिंग स्मोकिंग हैबिट्स हो, चाहे फिजिकल इनएक्टिविटी हो हमारी लाइफ में। तो इन्होंने भी इस डिजीज की प्रिविलेंस को बढ़ाया है। प्लस ये बीमारी अब यंग एज में ज्यादा देखने को भी मिल रही है। बिल्कुल। यंग एज का क्या कारण? कई बार हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि यूथ था, जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, हार्ट अटैक आया, कि मोटरसाइकिल से जा रहा था, हार्ट अटैक आ गया। इसका क्या कारण है? सर अगर हम जब भी हार्ट डिजीज की बात करें तो हार्ट डिजीज में एक सिंगल रिस्क फैक्टर नहीं होता है, ये एक मल्टीपल रिस्क फैक्टर वाली डिजीज है। और हम किसी भी व्यक्ति के जब हार्ट डिजीज को जब हम एनालाइज करें या उसके रिस्क फैक्टर को एनालाइज करें तो हमें उसके इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक आदमी है जो कि बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करता उसको अटैक आ गया। इट माइट पॉसिबल कि इसमें दूसरे कुछ कारण नहीं हो, या कोई व्यक्ति जिम में बहुत एक्सरसाइज करता है और फिर भी उसको अटैक आ गया। हो सकता है उसमें स्मोकिंग हो सकता है उसमें कोलेस्ट्रॉल हो, या हो सकता है उसमें कुछ और रिस्क फैक्टर हो। सो इस डिजीज के मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। पर जब भी हम किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करें तो हमें सारे रिस्क फैक्टर्स को एनालिसिस करना चाहिए। हमें किसी एक रिस्क फैक्टर से या एक अच्छी हैबिट से हम ये नहीं कह सकते कि इसको हार्ट डिजीज होगी या नहीं होगी। जीवन शैली आपने बताया अभी कि जंक फूड है, लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा कारण है ये। जितनी भी ये बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की श्रेणी में आती है उनमें हमारे लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे लाइफस्टाइल ही हमें डिजीज के प्रति प्रोन करती है और हमारी लाइफस्टाइल इस डिजीज में काफी हद तक हमें सेफ भी कर सकती है। तो अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है तो हम इन बीमारियों से काफी हद तक बच भी सकते हैं, और अगर हमारी लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमें डिजीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है हार्ट डिजीजेस में? बिल्कुल। जैसे डायबिटीज में तो कहते हैं कि आपके मम्मी पापा को तो इसलिए आपको हो गई, फैमिली हिस्ट्री चल रही है, तो हार्ट में भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सर। तो अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो हार्ट डिजीज को, कुछ हार्ट डिजीज ऐसी होती है जहां पर डायरेक्ट जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है डिजीज का, लाइक मायोपैथीज वगैरह होती है। बट जहां हम कॉमन बात करें हार्ट अटैक की तो एज ऑफ नाउ वी कांट से कि पर्टिकुलर जेनेटिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, बट अगेन इट्स ए पॉलीजेनेटिक डिजीज एंड इट इज ए मल्टीपल रिस्क फैक्टर वाली डिजीज होती है। सो जेनेटिक डिजीज में यह होता है कि अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को यंग एज में हार्ट डिजीज हुई है, लाइक अगर हम ये कहें कि आपके फादर को बिलो द एज ऑफ 45 ईयर या मदर को बिलो द एज ऑफ 55 ईयर हार्ट डिजीज हुई है, तो आप में यंग एज में हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं कई बार मजाक में बोलता हूं कि जब आप अपने माँ बाप की जायदाद के वारिस बने हो
तो कुछ बीमारी मात्रा में बीमारी भी आपको वंशानुगत कितने बनती है। % चांसेस रहते हैं ऐसे में? सर मैंने जैसा कि अभी बोला कि जो हार्ट अटैक की बात करें तो उसमें डायरेक्ट जेनेटिक ट्रांसमिशन एक सिंगल जीन नहीं होती है, सो इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज। तो वी कांट से कि वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिजीज, बट यस योर जेनेटिक मेकअप आपको डिजीज के लिए स्ट्रांगली प्रोन करता है, वो भी यंग एज में। इससे बचने के लिए क्या, जेनेटिक की बात कर रहे हैं इस समय, जेनेटिक से बचने के लिए क्या करे कोई? यू कांट चेंज योर जेनेटिक्स, बट यस अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है एंड इवन आफ्टर जिनकी जेनेटिक्स में ऐसी डिजीज है कि यंग एज में है, तो उनको 25 इयर्स के बाद में अपना पीरियोडिक चेकअप कराना चाहिए। और अगर वो पीरियोडिक चेकअप नॉर्मल है तो एवरी 3 to 5 इयर्स वो रिपीट होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर साल, कई लोग कहते हैं कि हम 3 महीने में कराते हैं। नो, आपका कोई भी होल बॉडी चेकअप आपको अमर नहीं बनाता है, ठीक है? तो आपको अननेसेसरी अपने रिसोर्सेज को भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सपोज किसी ने 25 साल की उम्र में अपना रूटीन चेकअप कराया एंड इट्स नॉर्मल और उसको कोई तकलीफ नहीं है, देन यू कैन रिपीट इट आफ्टर 3 to 5 इयर्स। मतलब लोग कहते हैं कि 3 महीने में कराना चाहिए, 6 महीने में कराना चाहिए। सपोज किसी को कोई डिजीज है और किसी कारणवश करना पड़ रहा हो, वो एक अलग बात होती है, बट रेगुलर आदमी को, नॉर्मल आदमी को आवश्यकता नहीं। ब्लड टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। स्ट्रेस का भी फर्क पड़ता है? स्ट्रेस इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, पर्टिकुलरली इन यंग पेशेंट्स। क्या कारण रहता है उसका? बिकॉज स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर व्हाट हैपेंस ना कि हमारी सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाती है, तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम कैटेकोलामिन्स कहते हैं। ये कैटेकोलामिन्स क्या करते हैं? स्ट्रेस के देखो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं नेगेटिव, लाइक फर्स्ट हमारी हार्ट रेट ज्यादा रहती है, जिनकी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है या जिनके टाइप ए पर्सनालिटी हम बोलते हैं, उनकी हार्ट रेट ज्यादा रहती है, उनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, उनमें डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड प्लस जो हमारी बॉडी में जो प्लाक्स बनते हैं आर्टरीज के अंदर, they are more likely to rupture because of stress। एक सवाल और था मेरा, क्या मोटापे के कारण भी हार्ट डिजीज का खतरा रहता है? सो हमारा जो बॉडी वेट होता है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जब भी हम बॉडी वेट और फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो दो चीज, डाइट एंड एक्सरसाइज, इसका जो हमारी बॉडी पे ओवरऑल इफेक्ट होता है, नॉट फॉर हार्ट, फॉर ओवरऑल हेल्थ ऑफ बॉडी, इट इज ए जे शेप कर्व। जी। सो जे में क्या होता है कि देयर आर 2 लिम्स एंड दोनों तरफ आप इसको इंक्रीज करते हो। सो आपकी जो डाइट है एंड आपकी एक्सरसाइज है उसमें एक मध्यम मार्ग होना चाहिए। बहुत आप एक्सट्रीम भी डाइटरी यूज करो वो भी हार्मफुल होते हैं, एंड बहुत आप बिल्कुल भी केयरलेस होते हो डाइट को, खाने में जो मिले वो खा लो, एक्सरसाइज के लिए वो भी हार्मफुल है। तो जो हमारे यहाँ कहा गया है कि मध्यम मार्ग वो ही बेस्ट मार्ग है। एक मेरा सवाल और था, दिल के दौरे मतलब हार्ट डिजीज के प्रारंभिक संकेत क्या होते हैं? कई लोगों को पता नहीं पड़ता, वो मतलब सीधे हार्ट अटैक आता है और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। क्या इसमें पहले आदमी को कुछ ऐसा संकेत मिलता है कि उसको हार्ट की बीमारी हो सकती है, या वो डॉक्टर के पास है, आपके पास आए चेक कराने के लिए, क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं? सो हार्ट डिजीज के बहुत सारे डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होते हैं जी। अगर हम कॉमन 2 प्रेजेंटेशंस की बात करें तो एक प्रेजेंटेशन होता है कि बीमारी एंजाइना के रूप में प्रेजेंट करती है। सो हार्ट पेन के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं एंजाइना। एंजाइना क्या होता है कि व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं चलता हूं तो मुझे चेस्ट में हेवीनेस होता है, जकड़न होती है या भारीपन आता है। सो ये एक सिम्टम होता है एंजाइना, विच इज ए मेनी टाइम्स प्रीकर्सर ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, और एक सिम्टम होता है कि जहां पर बीमारी सीधी अटैक के रूप में ही आई है। ठीक है, सो जहां अटैक के रूप में बीमारी आती है वहां पर आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बहुत बार होता है कि जब कुदरत टाइम नहीं देती है व्यक्ति को, तो व्यक्ति को लगता है कि यार हमें कुदरत ने टाइम नहीं दिया, हम इलाज नहीं करा पाए। बट हम हमारी प्रैक्टिस में बहुत बार देखते हैं कि व्यक्ति को अटैक आया होता है और जब हम उसको बोलते हैं कि आपको अटैक है तो वो नहीं मानता है। वो कई बार वो चला जाता है, हमारी एडवाइस नहीं मानता है, 2-3 दिन घूमता रहता है, फिर आता है, तब तक आपका हार्ट वीक हो चुका होता है। सो अगर आपको तो एंजाइना के रूप में बीमारी आ रही है, यू हैव टाइम, आप 1-2 दिन सोच सकते हो। बट अगर बीमारी अटैक के रूप में आई है, देन हम एक वर्ड यूज करते हैं, टाइम इज मसल। देन डोंट वेस्ट ए सिंगल सेकेंड, इवन एवरी मिनट नहीं, एवरी सेकेंड इज इंपॉर्टेंट। मेल और फीमेल में
जो इनके सिम्टम्स हैं हार्ट के, इसमें अंतर होता है या एक जैसे होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। फीमेल्स में बहुत बार क्या होता है कि बीमारी लिटिल बिट अनडायग्नोज हो जाती है, बिकॉज ऑफ कि हमारी एक सोसाइटी भी ऐसी होती है कि जहाँ पर हम थोड़ा सा फीमेल हेल्थ को नेग्लेक्ट किया जाता है। ऑल्दो आज के ज़माने में चीज़ें नहीं है, बट फिर भी रूरल प्रैक्टिस में ऐसी चीज़ें मिल सकती है। एक और दूसरा, फीमेल्स में डिजीज जब तक मेनोपॉज नहीं होता है तब तक दे आर क्वाइट सेफ फॉर हार्ट डिजीज। ओके, मतलब उस समय तक उनको हार्मोन्स की वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह, जो ब्लड का जो थिनिंग होती है वो अच्छी रहती है, तो वो डिजीज से कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहती है। एक आपने जब फीमेल्स की बात की है, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि बहुत बार यंग फीमेल्स में कुछ ईसीजी चेंजेस ऐसे होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जो हार्ट डिजीज को इंडिकेट नहीं करते हैं। तो समटाइम्स द ईसीजी ऑफ ए मेल इज डिफरेंट फ्रॉम ईसीजी ऑफ ए फीमेल। हो सकता है कि वो सेम चेंजेस एक मेल में हार्ट डिजीज को इंडिकेट करें, एंड फीमेल्स में समटाइम्स दे मे बी नॉर्मल। तो जब भी आप ईसीजी को पढ़ते हो तो कुछ क्लासिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रांगली हार्ट डिजीज को सजेस्ट करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बट कुछ चेंजेस फीमेल्स में नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं जो पर्टिकुलर इन फीमेल्स हो सकते हैं एंड वो हार्ट डिजीज को इंडिकेट नहीं करते हैं। एक साइलेंट हार्ट अटैक होता है, कई बार हम सुनते हैं कि भाई डेथ हो गई कि कैसे कि साइलेंट अटैक आया था, ये अलग होता है कुछ क्या? सर जैसा कि मैंने अभी बताया कि हार्ट डिजीज के 4 प्रेजेंटेशन होते हैं जी। एक प्रेजेंटेशन मैंने बताया एंजाइना, कि आप चलते हो दर्द होता है, बैठते हो रुक जाता है, मतलब आप उसमें डॉक्टर के पास जा सकते हो, मालूम पड़ता है कि मेरे को खतरा है। प्रेजेंटेशन है कि आपको अचानक चेस्ट पेन हुआ और आप ईसीजी कराया, ईसीजी में अटैक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा अटैक है, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन होता है कि हार्ट डिजीज में फर्स्ट सिम्टम इज डेथ, you don't have time to reach the hospital. So हमारे यहाँ कहा जाता है कि 25% persons die either at home or during transportation. They do not reach to hospital. ये साइलेंट अटैक कहलाएगा? आप कह सकते हो, बिकॉज उसमें क्या होता है कि अटैक के साथ में कुछ इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज हो जाती है जो अटैक को इमीडिएटली कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट कर देती है, व्यक्ति कैन नॉट रीच टू हॉस्पिटल। और एक प्रेजेंटेशन होता है ना जिसको हम बोलते हैं साइलेंट अटैक, वो ये होता है, अगर हम सही साइंटिफिक शब्दों में बात करें तो साइलेंट अटैक का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति किसी और सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है, या किसी और कारण से डॉक्टर के पास गया, या किसी और बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ईसीजी किया और इको किया तो बोला आपको तो अटैक आया, और उसको पता ही नहीं चलता कि इसको कभी चेस्ट पेन हुआ भी था। जैसे कई बार डायबिटिक्स है, उनमें हल्का फुल्का सांस फूलने के साथ भी हार्ट डिजीज प्रेजेंट कर सकती है, जिसको व्यक्ति ये मानता है कि ये सांस फूलना तो मेरा उम्र के हिसाब से है, तो उसमें उसको दर्द नहीं होता। तो अगर हम साइलेंट हार्ट अटैक की बात करें तो ऐसा अटैक जहां पर आपको चेस्ट पेन नहीं हुआ और किसी और वजह से आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको ऑलरेडी अटैक आया है। और एक होता है कि जहां पर आपने बताया कि हार्ट अटैक इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कार्डियक अरेस्ट कॉजिंग डेथ, जहां पर आप अस्पताल में भी नहीं पहुंच पाते हो। तो ये 4 प्रेजेंटेशंस मोटे रूप से हार्ट डिजीज के होते हैं। लोग एक ये भी जानना चाहते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, आजकल ये कार्डियक अरेस्ट वर्ड भी काफी चल रहा है, इनमें कोई अंतर है या सिर्फ ये आप जैसा भी बता रहे थे 1 2 3 4 अलग अलग तरीके वही? सो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक डिफरेंट है। अगर मैं आम पब्लिक के हिसाब से बताऊं तो हार्ट अटैक का मतलब क्या हुआ कि आपकी हार्ट की किसी भी मेजर आर्टरी के अंदर अचानक ब्लॉकेज बढ़ जाता है, वो सडनली बढ़ता है। ओके, ठीक है, प्लाक रप्चर होता है, सडनली वहां क्लॉट बनता है, रप्चर होता है एंड आपको मैसिव चेस्ट पेन होता है। सो दैट इज ए हार्ट अटैक। एंड कार्डियक अरेस्ट मींस कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी होती है कि हार्ट चलते चलते रुक गया, ठीक है। और इस कार्डियक अरेस्ट के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक। एक मेजर हार्ट अटैक can convert into cardiac arrest. Okay. ठीक है, and cardiac arrest can be because of some other reasons also, like किसी को हार्ट की इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से हो सकता है, किसी को हार्ट की मसल्स की डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। कई बार हार्ट की जो आर्टरी होती है उनका जो ओरिजिन होता है वो एनोमलस भी होता है। जैसे कई बार आप देखते हैं ना स्पोर्ट्स मैदान के ऊपर लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उनमें कुछ कार्डियोमायोपैथी या कोई मॉर्निंग वॉक करे तो उनको अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और हॉस्पिटल। कार्डियक अरेस्ट के कुछ कारण और भी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हार्ट अटैक। मतलब अगर हम कहें एवरी हार्ट अटैक doesn't convert into cardiac arrest, okay, and every cardiac arrest is not because of heart attack. They can occur
independently also, and they can occur simultaneously. मतलब दोनों का इलाज तो कार्डियोलॉजिस्ट ही हाँ, करेंगे? दोनों का इलाज कार्डियोलॉजिस्ट ही करता है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेडिटॉक, और आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन कुमार शैडा। और इस समय हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और बातें करेंगे। आप अपने हार्ट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, आप कैसे फिट रख सकते हैं। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number, 1-800-120-2484. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेडिटॉक, और आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन कुमार शैडा। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने ब्रेक में जाने से पहले बात की थी कि हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है, और अब हम बात करते हैं सर इसके निदान और जांचों की, जो भी प्रमुख है। सबसे पहली बात मैं जानना चाह रहा था कि एक व्यक्ति को किस प्रकार की जांचें अपनी रेगुलर करवानी चाहिए ताकि वो पहले से कोई सचेत हो सके, कुछ सावचेत हो सके। अगर हम रेगुलर जांचेस की बात करें जी, तो आपका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए एक पीरियोडिक इंटरवल पे, आपके डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल, दीज 3 थिंग्स शुड बी चेक्ड एट ए पीरियोडिक इंटरवल। उसके अलावा आप ईसीजी करा सकते हो एंड एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे आप अपना इको एंड टीएमटी करवा सकते हो। तो इस पे आऊंगा मैं पहले, लेकिन वो एक डायबिटीज वाली बात थी, नहीं सॉरी कोलेस्ट्रॉल वाली आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह के होते हैं। कहते हैं कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसमें ये क्या होता है? सो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर एक कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जी। सो वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि हमारे आर्टरीज की जो वॉल होती है इसमें डायरेक्टली डिपॉजिट होता है, और उसके डिपोजिशन की वजह से ब्लॉकेजेस बनते हैं, आर्टरी की जो ल्यूमन होती है वो नैरो होती जाती है। सो वो होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एक कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो हमारी आर्टरीज की जो वॉल होती है उससे कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता तो है। वो आपका मित्र है और ये आपका शत्रु है। एंड एचडीएल को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकली हमारे पास कोई थेरेपी, एज ऑफ नाउ प्रूवन थेरेपी नहीं होती है। एंड जो आपका ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी काफी हद तक आपका जेनेटिक मेकअप से डिसाइड हो जाता है। एक व्यक्ति है, सपोज कि उसका डायबिटीज बढ़ा हुआ है उसकी रिपोर्ट में, और उसका कोलेस्ट्रॉल कम है, तो भी क्या उसको हार्ट डिजीज का खतरा है? या एक व्यक्ति जिसका डायबिटीज कम है और कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको ज्यादा खतरा है? दोनों कंडीशंस में क्या रहता है? सो अगर हम ऐसा मानते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा जी, कि हार्ट डिजीज के मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक सिंगल रिस्क फैक्टर नहीं है। पर जो आपने सवाल पूछा कि किसी को डायबिटीज है और एक को केवल कोलेस्ट्रॉल है, दोनों में से किसको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है, तो जिसको डायबिटीज है उसको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है। हमारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर किसी को डायबिटीज है, इट इज इक्विवेलेंट टू ही इज ए कार्डियक पेशेंट। ओके। सो एक मरीज जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है
उसको दोबारा प्रॉब्लम होने की जितनी रिस्क होती है सेकंड प्रॉब्लम होने की, वो एक डायबिटीज को होती है। सो इसलिए डायबिटीज को एक प्रीवियस हार्ट डिजीज के इक्विवेलेंट माना जाता है। आपके पास जब कोई आता है मरीज, आप टेस्ट कराते हैं, मतलब ये नॉर्मल प्रैक्टिस भी, और बिना टेस्ट आप भी कैसे जानेंगे उसके बॉडी का क्या है, तो उसमें जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है तब आप उसका ये मानते हैं कि इसको हार्ट डिजीज का खतरा ज्यादा है? अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो जी। डेफिनेटली एक उस व्यक्ति की तुलना में जिसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। और सपोज किसी व्यक्ति ऑलरेडी हार्ट का मरीज है और उसका कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल्ड है तो उसको दोबारा प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड कोलेस्ट्रॉल के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसकी जो मेडिसिन है दे आर क्वाइट इफेक्टिव, क्वाइट सेफ, क्वाइट इजीली अवेलेबल, एंड यू कैन कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल वेरी इजीली। मैं कई बार बोलता हूँ, सपोज किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है एंड किसी को कोलेस्ट्रॉल है, अगर हम तीनों को अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना सबसे इजी है, एक डॉक्टर के लिए भी और एक मरीज के लिए भी। क्यों? डायबिटीज है, कभी अप कभी डाउन, आपके चाहे डाइट से, आपके लाइफस्टाइल से या किसी भी तरीके से अप डाउन हो सकती है, आपका बीपी अप डाउन हो सकता है, बट कोलेस्ट्रॉल में इस तरह के फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। अगर आप दवाई खाते हो धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और सपोज किसी से किसी कारणवश 2-3 दिन दवाई मिस भी हो गई है तो भी ऐसा नहीं कि उसका कोलेस्ट्रॉल जंप हो जाएगा। लाइक किसी की बीपी की दवाई मिस हो जाती है या डायबिटीज की दवाई मिस हो जाती है तुरंत शूटअप हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल में ऐसा नहीं होता। तो अगर मैनेजमेंट वाइज देखें तो कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट इज क्वाइट इजी, डिस्पाइट कि ये उतना ही हार्मफुल है जितना बीपी एंड शुगर है। एक आप बात करते हैं ईसीजी, इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी, एक सामान्य व्यक्ति के लिए इनमें क्या क्या अंतर होता है? मतलब स्टार्ट में मैंने देखा कई बार कहते हैं कि थोड़ा सा चेस्ट पेन होता है, ईसीजी कराया, ईसीजी की रिपोर्ट सही है, कुछ ईसीजी में रिपोर्ट गड़बड़ होती है तो इको कराते हैं, देन फिर टीएमटी और फिर लास्ट एंजियोग्राफी होता है। लास्ट एंजियोग्राफी होता है। सो नो डाउट ईसीजी इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ हार्ट। कोई भी हार्ट प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए ईसीजी सबसे पहला टेस्ट होता है, सबसे सस्ता होता है, सबसे इजीली अवेलेबल होता है। एंड कुछ प्रॉब्लम्स तो हार्ट की ऐसी है जो कि आप केवल और केवल ईसीजी में ही डायग्नोस कर सकते हो। ईसीजी से मतलब उसका ट्रीटमेंट आप लोग स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, हम अगर अटैक की बात करें तो वहां नहीं, कुछ हार्ट डिजीज लाइक जो हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम्स होती है वो कैन बी डायग्नोस्ड ओनली एंड ओनली बाई ईसीजी। तो ईसीजी का एक अपना महत्व है। अगर हम केवल ईसीजी की बात करें और हार्ट डिजीज की बात करें तो सपोज किसी के ईसीजी में एबनॉर्मलिटी है तो उसके हार्ट प्रॉब्लम है, बट किसी का ईसीजी नॉर्मल है डजंट मीन कि इसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। 50% ऑफ हार्ट पेशेंट्स ओवरऑल हैव नॉर्मल ईसीजी। तो ईसीजी जो होती है वो डायग्नोस्टिक होती है ओनली टू डिटेक्ट द हार्ट अटैक एंड हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम्स। पर किसी को सिंपल एंजाइना है, सिंपल चेस्ट पेन के रूप में बीमारी आई है, वहां पर ईसीजी आपका नॉर्मल हो सकता है एंड इट डजंट मीन कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बार लोगों को लगता है कि नॉर्मल ईसीजी है, ईसीजी नॉर्मल आती है उसके बाद वो तो सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल ओके हैं। हाँ, सो आपको कोई भी मरीज को जब ट्रीट करते हो तो उसकी जो बेसिक रिस्क प्रोफाइल है प्लस उसके सिम्टम्स, these two are very important. They are more important than any test. मरीज की जो रिस्क फैक्टर प्रोफाइल है जो कि इनहेरेंटली उसको पुट करती है कि वेदर ही कम्स फ्रॉम ए लो रिस्क कैटेगरी और इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी और हाई रिस्क कैटेगरी। सो अगर कोई व्यक्ति हाई रिस्क कैटेगरी में है तो उसमें सिंपल स्लाइट सिम्टम्स भी हार्ट डिजीज के हो सकते हैं, और कोई व्यक्ति अगर लो रिस्क कैटेगरी में तो समटाइम्स उसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो किसी और कारण से भी हो सकते हैं। तो व्यक्ति की वो किस रिस्क कैटेगरी में है एंड उसके सिम्टम्स कितने स्पेसिफिक हैं, दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनी टेस्ट एंड समटाइम्स दे alone are enough to decide or to go directly for angiography also. एक मेरा सवाल और था, ब्लॉकेज का क्या सिर्फ दवाइयों से भी इलाज हो सकता है या उसको कंट्रोल किया जा सकता है? सर देखो, हम ब्लॉकेज की बात करें तो कुछ बातें ध्यान रखनी जरूरी है कि एवरी ब्लॉकेज डजंट रिक्वायर एंजियोप्लास्टी। अगर आपकी हार्ट की मेजर आर्टरी के अंदर 70 से 80% ब्लॉकेज है, मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में मोर देन 80 लेता हूं, बट साइंटिफिकली अगर 70% से ज्यादा ब्लॉकेज हैं मेजर आर्टरी में, देन ओनली यू रिक्वायर
एंजियोप्लास्टी। और वही ब्लॉकेज अगर किसी ब्रांच में है या समटाइम्स आर्टरी में बहुत डिस्टली होता है तो यू कैन मैनेज इट मेडिकली। नंबर एक चीज। नंबर दो कि कोई भी एंजियोप्लास्टी अगर आप किसी ब्लॉक के लिए करते हो तो आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वो हार्ट का जो मसल्स है वो वाइबल है या नहीं है। समटाइम्स मरीज हमारे पास लेट आता है, 3 दिन बाद आया, 4 दिन बाद आया टेक के, और पता चला कि वो मसल्स तो ऑलरेडी डेड हो गई है और उसमें ब्लॉकेज में आप यू पुट ए स्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू रिवाइव। सो जो हार्ट की आर्टरीज होती है अल्टीमेटली उनका काम क्या होता है कि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई देके, न्यूट्रिएंट्स देके जिंदा रखना। सपोज अगर वो जिंदा है तब तो आपके स्टेंट से या बाईपास से फायदा होगा उस ब्लॉकेज को ट्रीट करने से, बट अगर वो मसल्स मर गई है तो आपके स्टेंट से वो मसल्स जिंदा नहीं होगी। उस कंडीशन में मेडिकल ट्रीटमेंट इज एज गुड एज एनी अदर इंटरवेंशंस। जब ब्लॉकेज होता है तो मैंने देखा है कि 80% 90% ऐसा ब्लॉकेज आता है। एक मरीज का स्टेंट लगाया जाता है और एक बाईपास होता है, इनमें क्या फर्क है? मतलब ये फैसला कब होता है? तो इस फैसले के लिए भी ना बहुत सारे, देखो एंजियोग्राफी से ही मालूम चलता है कितने ब्लॉकेज हैं एंड किसी को हमें बाईपास के लिए भेजना चाहिए या एंजियोप्लास्टी के लिए भेजना चाहिए, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं। बिल्कुल, लाइक अगर सपोज कोई मरीज है 80 साल का या 85 साल का, इज नॉट फिट फॉर बाईपास, तो हमें उसकी रिस्क को भी कैलकुलेट करना होता है कि इंडिविजुअली उसमें सर्जरी की कितनी रिस्क है। सपोज किसी के 90% के ब्लॉकेज 1 या 2 ही हैं, देन एंजियोप्लास्टी इज ए गुड ऑप्शन। एंड किसी को 90% 80% के ब्लॉकेज मल्टीपल है, देन जनरली स्पीकिंग, ट्रेडिशनली स्पीकिंग, बाईपास बिकम्स ए बेटर ऑप्शन। बट कई बार बिकॉज ऑफ सम एज या कई बार मरीज की भी अपनी इच्छा नहीं होती है, प्लस आज के जमाने में टेक्नोलॉजी एडवांस सो मच कि इतने सारे असिस्टेड टेक्नोलॉजी आ गई, चाहे वो कैल्शियम मैनेजमेंट की हो, चाहे हार्ट के इमेजिंग की हो, कि जिसकी वजह से जिन मरीजों को हम पहले एंजियोप्लास्टी से मैनेज नहीं कर सकते थे उनका भी आज की तारीख में एंजियोप्लास्टी से मैनेजमेंट संभव है। और स्टेंट्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी इंप्रूव हो गई है कि, और इतना सारा साइंटिफिक एविडेंस भी आ गया है कि जहां पर बहुत सारे केसेस में एंजियोप्लास्टी इज नॉन इंफीरियर टू बाईपास। बट फिर भी बाईपास का एक अपना रोल है। एक सेलेक्टेड मरीज में बाईपास अपने आप में आज भी एंजियोप्लास्टी से बेहतर है। बाईपास के बाद क्या कहें कि हार्ट बिल्कुल यंग हो जाता है? सर डिपेंड करता है। सपोज किसी को अटैक आया और उसका हार्ट वैसे ही वीक हो गया और आपने बाईपास कराई, कुछ मात्रा में पंपिंग इंप्रूव हो सकती है, पर ऐसा नहीं होता। जो पर्सन डेड हो गया हार्ट का, आपके ट्रीटमेंट से पहले ही डेड हो चुका है, उसको दुनिया में कोई भी विद्या जिंदा नहीं कर सकती, ना मेडिसिन, ना स्टेंट, ना बाईपास। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम इज मसल, एवरी सेकेंड इज इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, अगर किसी को एंजाइना है, यू हैव ए टाइम, वहां हार्ट में डैमेज नहीं हुआ है, तो वहां पर आप कोई भी ट्रीटमेंट करोगे, मरीज को प्रैक्टिकली पूरा बेनिफिट मिलता है एंड आप ये कह सकते हो कि ही हैज बिकम अगेन यंग। बट जिसको बीमारी अटैक के रूप में आई है और इफ ही कम्स वेरी लेट टू अस, वहां पर कुछ ना कुछ डैमेज हो चुका होता है। नवीनतम उपचार तकनीकों की बात करेंगे, रोबोटिक सर्जरी आ गई है, आईवीएस है, टावी है, इनसे क्या रिजल्ट्स और अच्छे हुए? डेफिनेटली, जैसे अगर हम एंजियोप्लास्टी की बात करें तो किसी जमाने में कैल्शियम वाली ब्लॉकेजेस की एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती थी, बिकॉज कैल्शियम की अगर आर्टरी में अगर आप स्टेंट डालोगे तो वो स्टेंट प्रॉपर्ली खुलेगा ही नहीं, तो कुछ टाइम में उसको दोबारा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, लाइक रोटेशनल एथरेक्टोमी है, इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी है, ऑर्बिटल एथरेक्टोमी है, जो कि जयपुर में अवेलेबल है। तो इनके द्वारा आप कैल्सिफाइड ब्लॉकेजेस की भी एंजियोप्लास्टी कर सकते हो। और रही बात टावी एक वो उन मरीजों में किया जाता है जिनकी एज 65 या 70 से ऊपर है और जिनको एरोटिक वाल्व का स्टेनोसिस है और दे आर वेट मॉडरेट टू हाई रिस्क फॉर ओपन हार्ट सर्जरी। उनके लिए विद्या एक बून है जहां पर हम पाम की आर्टरी के थ्रू उसके वाल्व को रिप्लेस कर सकते हैं एंड मरीज 48 घंटे में घर चला जाता है। एआई का दौर है सर, आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ आपकी जो टेक्निक है उपचार की, उसको फायदा हो रहा है?
बिल्कुल सर, एआई अभी शुरुआती दौर में है और डेफिनेटली भविष्य में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। ऐसा भी रोल हो सकता है क्या कि एआई बता देगा आपको कि आपको हार्ट डिजीज होने वाली है? सर नहीं, इट कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन ब्रेन डेफिनेटली। लाइक जैसे हम कई बार ईसीजी पढ़ते हैं, हाँ, अब ईसीजी की जब भी आप निकालते हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा आ जाता है, कमेंट आ जाता है, जी। एंड मेनी टाइम्स जो वो कमेंट्स होते हैं उसका एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होती है। सो एवरी एबनॉर्मलिटी डजंट हैव क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सो जैसे मैंने अब कुछ टाइम पहले भी कहा था कि हर ईसीजी एबनॉर्मलिटी हार्ट डिजीज को इंडिकेट नहीं करती है। सो एआई तो डिटेक्ट कर देगा कि यार ईसीजी में ये एबनॉर्मलिटी हाँ, है, बट दैट डजंट मीन करना कि तो पड़ेगा। हाँ, इलाज तो नहीं करेगा। हाँ, और दैट डजंट मीन कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो आपको उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी पता होनी चाहिए। हार्ट ट्रांसप्लांट क्या लगता है डेफिनेटली, आपको? आशावादी हैं आप? ऐसा बिल्कुल होगा? बिल्कुल 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 सर। सो हार्ट ट्रांसप्लांट, हमारे भी कुछ मरीज है जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। पर्टिकुलरली उनमें किया जाता है जिनमें हार्ट की ऐसी बीमारी है जिसका और कोई इलाज और नहीं है। कोई इलाज से बदलना जैसे ही किसी है। का हार्ट बहुत वीक हो गया है, 10% काम कर रहा है, 15% काम कर रहा है, और जिसकी एज यंग है और बॉडी के बाकी ऑर्गन्स नॉर्मल है, एंड इफ ही कैन अफोर्ड, ऑल्दो गवर्नमेंट इज ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट, तो उनमें हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है एंड इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आई थिंक आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट तो सेकंड ट्रांसप्लांट जो जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, दैट इज हार्ट ट्रांसप्लांट। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनको आप ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो इस चीज से बच सकें, इस चीज से तक नहीं पहुंच सके? उनको क्या करना चाहिए रेगुलर लाइफ में अपनी? सो रेगुलर लाइफ में देखो, पहली चीज ये आती है कि आपकी डाइट जो होती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स एंड नट्स होनी चाहिए। और सपोज कोई नॉन वेजिटेरियन है तो ही कैन यूज सी फूड को हेल्दी फूड माना जाता है। आपके खाने में जो ऑयल होता है वो, देखो मैं कई बार बोलता हूँ कि एवरी ऑयल इज गुड फॉर हेल्थ, एवरी ऑयल इज बैड फॉर हेल्थ। तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कौन सा तेल अच्छा है, कौन सा तेल खराब है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो भी आप तेल यूज करो वो एक तो कम यूज होना चाहिए, उसकी ओवर कुकिंग नहीं होनी चाहिए, उसको स्मोकिंग पॉइंट तक कुक नहीं करना चाहिए, एंड जो भी आप तेल यूज करते हो वो बदल बदल के यूज कर लो, ठीक है। लाइक राइस ब्रान है, सफोला है, सनफ्लावर है, कैनोला ऑयल है, दीज आर द गुड फॉर हार्ट हेल्थ। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में ब्रिस्क एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आपकी डेली लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए, और ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए कि जहां हम ये कह सकें कि आप 10 से 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलो, उस टाइप की ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए। आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, डांसिंग कर ये सकते जो हो। फिजिकल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं आप, ये एक रेगुलर डेज में एक व्यक्ति को कितनी देर मिनिमम तो आप मतलब सजेस्ट करते हैं? सो मिनिमम ये कहा जाता है कि 30 to 45 मिनट्स पर डे होनी चाहिए, मिनिमम 5 डेज इन ए वीक, ओके। प्रीफरेबली ऑल 7 डेज ऑफ वीक, ठीक है। थर्ड, किसी को मान लो बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसका टाइमली इलाज होना चाहिए एंड दे शुड बी वेल कंट्रोल्ड होने चाहिए। और चौथा, डिस्पाइट ऑल मेजर्स, किसी में अगर कुछ सिम्टम्स हैं हार्ट डिजीज के तो उसको तुरंत इलाज लेना चाहिए, बिकॉज मेनी अ टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर इनिशियल इनकाउंटर विद द डॉक्टर that decides your whole life। एक सवाल और मेरा कि कई बार हम समाज में चर्चा होती है कि उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। यार वो इतना पतला था, उसको हार्ट अटैक कैसे आ गया? तो क्या पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता? ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ओबेसिटी इज वन रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, बट जो पतले लोग हैं हो सकता है उनमें दूसरे रिस्क फैक्टर्स हों, जो आप बता रहे थे कि कई मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए तो हो सकता है। बिल्कुल सर। मतलब ऐसा नहीं कि एंड पतला व्यक्ति बिल्कुल यूं रहे कि मेरे को तो कभी हार्ट की बीमारी होगी हो ही नहीं। नहीं सकती। और एक चीज और है सर जी। कि 20% ऑफ हार्ट पेशेंट्स दे स्टिल डोंट हैव एनी नॉन रिस्क फैक्टर। ओके। कोई मतलब 20% लोगों में कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता जो मेडिकल साइंस के पास आज की तारीख में नॉन अचानक ही रिस्क फैक्टर्स मतलब हैं, स्टिल डिजीज कैन अकर। अब थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। और आपने इतने सारे ऑपरेशंस किए, इतने मरीजों को नया जीवन दिया है, कोई इंटरेस्टिंग केस आपको याद है सर जो आप हमेशा कि यार उस समय मैंने ऐसा किया था और ये मेरा
बहुत लाइफ का एक अभी तक का एक बड़ा अचीवमेंट रहा? और सर, जो मैंने जब मैं यहाँ 2013 में जोधपुर आया था, जी, जो मैंने फर्स्ट एंजियोप्लास्टी की थी, इट वाज द ट्रांसरेडियल एंजियोप्लास्टी, जो जोधपुर की फर्स्ट एंजियोप्लास्टी थी। वो व्यक्ति आज भी मतलब 13 साल बाद हमारे पास आता है। एक लड़का है जो कि 28 साल का था, एंड ही केम टू आवर इमरजेंसी विद मेजर हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, एंड सीपीआर करते करते एंजियोप्लास्टी की है। आज उसको 13 साल हो गए, स्टिल ही कम्स टू अस। उसके 2 बच्चे हो गए, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले भी बोला था, द बेस्ट थिंग ऑफ बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट इज you can make instantaneous and a big difference in someone's life. जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपके ये खास इंटरव्यू, उनको आप क्या लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन वो रहें कैसे? डॉक्टर पवन कुमार शारदा उनको क्या टिप्स देते हैं? फर्स्ट, आपकी जो डाइट है वो अच्छी हेल्दी होनी चाहिए, जिसके अंदर सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कुछ मात्रा में नट्स हों। फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट ए ऑप्शनल, इट शुड बी रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ में अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं किसी को, तो वो वेल कंट्रोल्ड होने चाहिए। आपकी लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, एंड जो आपको कुछ ना कुछ हॉबीज रहनी चाहिए। जो भी आपको हॉबी पसंद हो, वो कुछ ना कुछ हॉबीज आपके जीवन में रहनी चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए, हार्ट से बचाव के लिए बहुत अच्छे टिप्स दिए। लेकिन एक लास्ट में जाते जाते आपकी पसंद का कोई गाना बता दीजिए। आपको क्या पसंद है गाने में? मुझे मन्ना डे का गाना आप अच्छा बहुत लगता है। हर समय हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। आपका गाना पसंदीदा गाना? मन्ना डे का गाना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, मन्ना डे के इस गीत के साथ आज का हम कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए चिकित्सक के साथ। आपके लिए लाएंगे कुछ नए टिप्स। नमस्कार। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484